Hello, guys, welcome back to our podcast. Today, we are going to discuss mainly three topics, which is given by one of my friend from Dehradun, Mr. Rishabh. The first one is अमेरिका को ईरान में इतना डीप इंटरेस्ट क्यों है? तो आर्यन आप बताओ इसके बारे में. थैंक यू फॉर दी क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार और जय हिंद। अमेरिका को ईरान में इतना डीप इंटरेस्ट क्यों है? मेनली ये बात पोस्ट 9/11, जब ट्विन टावर्स वाला हादसा तो हमें पता है, बिन लादेन के थ्रू कई सीरियन, इराकी, ईरानी और मिडल ईस्टर्न नेशनल्स प्लेन में बोर्ड होते हैं, फिर क्या होता है उसके बाद हादसा, ये सबको हमें हिस्ट्री तो पता ही है। लेकिन उसके बाद एक नेटो कमांडर, जिसका नाम मैं अभी आपको सर्च करके बताता हूँ, मेरा नाम भूल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। माइक, सॉरी, उनका नाम वेज़ली क्लार्क के नाम से एक नेटो कमांडर था। उनको एक अमरीकी जनरल अप्रोच करते हैं, और ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोली है। अप्रोच करके कहते हैं कि हमें 5 सालों में 7 देश में या तो रेजीम चेंज करना है या तो टोटल कंट्रोल अपना होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर जो उनका लीडर है, जो एकदम टॉप बंदा है उनका, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस कंट्रोल में होना चाहिए। इन 7 देशों में सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, सूडान, सोमालिया और ईरान भी शामिल है अफ़गानिस्तान के साथ। जैसे बाकी सब देशों में हमने देखा कि कुछ ना कुछ इशू हुआ जिसमें यूएस इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी। जैसे अमरीकियों की आदत है कि वो पहले रायता फैलाते हैं, फिर रायता समेटने भी खुद ही आते हैं, और उसके बाद वाहवाही करते हैं अपनी कि हम कितने बड़े रहनुमा हैं दुनिया के। लेकिन ये तो बात की बात है। मेनली इंटरेस्ट जो आता है वो उनका जो पेट्रो डॉलर पावर्ड इकोनॉमी है, जो पूरा कंट्रोल है उनका ऑयल के पास। जैसे आपको मालूम होगा कि दुनिया में कुछ ही देश है जिनका ऑयल के पे बहुत ज़्यादा बड़ा मोनोपली है, जिसमें वेनेजुएला आता था, उस पर टेक ओवर कर दिया यूएस ने। मिडल ईस्ट गल्फ़ नेशंस जो हैं, जीसीसीज जो हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल है और उनकी पूरी इकॉनमी ही वैसे चलती है। आप वीडियो में अगर डाल सके तो पुरानी वीडियो दिखाना आप, दुबई की फ़ोटोग्राफ, वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक फ़ोटोग्राफ है। 1970s में ही दुबई की हालत आप देखें तो आप बोलेंगे कि ये धारावी से भी बदतर है। मेन स्ट्रीट दुबई, जहाँ पर आज बुर्ज खलीफा बन रखा है, तो इतना यहाँ से वो मतलब इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हुए, इन सब के पीछे ऑयल ही है मेनली। और पेट्रो डॉलर जब मैं कहता हूँ, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा पेट्रो डॉलर क्या होता है। बेसिकली यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो 3-4 कमोडिटीज़ पे ही है, जो कि अमेरिका या तो फुल कंट्रोल रखता है वरना पार्शियल कंट्रोल रखता है। इनकी बेसिकली मोनोपली चलती है। एक तो गोल्ड, जो कि उनके फेडरल रिजर्व बैंक में टन के भाव पे है। दूसरा ऑयल, और 2-4 और चीज़ें हैं जिनमें अभी पॉडकास्ट नहीं करेंगे, और वापस पॉडकास्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है कि पूरी दुनिया में हम डॉलर से क्यों तोलते हैं सारी करेंसीज़ को, जबकि कई करेंसीज़ ऐसी हैं जो डॉलर से ज़्यादा पावरफुल है। तो मेनली बात ऑयल की ही आती है। इसमें भी बहुत मोटा गेम है, जो कि मैं आपको आने वाले कुछ क्वेश्चनों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू. एंड अपना सेकंड क्वेश्चन है जो मिस्टर ऋषभ ने दिया था हमें, कि क्या ये जंग इसलिए अमेरिका कर रहा है, कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा ले रहा है, कभी ईरान पे अटैक कर दे रहा है, कभी अफगानिस्तान पे कर दे रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि बाकी सारी कंट्री को बताना चाह रहा है कि मैं बॉस हूँ, अगर तुम लोग कुछ भी करोगे, कोई भी कंट्री हमसे पंगा लोगे, मैं उसको तोड़ के रख दूंगा? क्या इसका ये मेन रीज़न है इसका हर जगह लड़ाई करने के लिए? अच्छा सवाल है। लेकिन आप किसी भी कंट्री के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पूछें, या इंडिया में भी आप किसी डिप्लोमेट से बातचीत कर पाएँ अगर आप मेनली लकी हो ये तो। है कि वो क्या सब देश को, वर्ल्ड को बताना चाह रहा है कि मैं ही बॉस हूँ, तुम हमसे पंगा लोगे हम तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे.
I understand the question, but the thing is that anyone who has been in diplomatic circles, anyone who has traversed this swamp of diplomacy, वो समझेंगे कि भाई ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से दादागिरी चल रही है इनकी। तो उन्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम दादा हैं, सबको पता है कि इनकी दादागिरी चलती आ रही है, ये दादा है, ये कभी भी अपनी मर्ज़ी से किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन जब से इनका राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, तब से ये बात खुले में आ चुकी है। तब से हम जैसे आम लोग, आप जैसे आम लोग, हम सब ये अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि ये सरासर दादागिरी करते हैं। लेकिन आप चाहे वियतनाम ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, इराक़ ले लीजिए, जैसे वो जम गए थे वहाँ पर, अफ़गानिस्तान में 20 साल तक रहे, जैसे हमारे होस्ट बता रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले हमारी छोटी डिस्कशन हो रही थी। तो ये दादागिरी उनकी चलती आई है, और दादागिरी सिर्फ इतने तक नहीं है, ये बाकी यूरोपियन मुल्कों को, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इन सब को भी बुली करके ऐसी जंगों में पार्ट लेने के लिए फोर्स करते हैं जहां वो घुसना नहीं चाहते। तो ये दादागिरी सबको पता है होती आ रही है। ये बस ये मुंहफट प्रेसिडेंट अगर मैं बोल सकूं तो इसकी वजह से ये हम लोगों के सामने आई है, वरना ये नई बात नहीं है, ये इनका रवैया रहा है काफ़ी टाइम और प्रेसिडेंट ट्रंप नाटो वाले को ही धमकी दे रहे हैं, जो कि ये खुद नाटो के मेंबर हैं, नाटो वाले को ही धमकी दे रहे हैं। इसका क्या मतलब? उनके कुछ गिले शिकवे हैं, अमरीकियों के कुछ गिले शिकवे हैं नाटो के साथ, जो कि कई मामलों में आप सही भी बोल सकते हो। नेटो में सबसे ज़्यादा डिफेंस स्पेंडिंग है अमेरिका की, मानना पड़ेगा। इन धमकियों के वजह से इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात मेनली ताने मारने वाली बात है, इसमें ऐसा है नहीं, ये अंडरस्टूड है, ये अमेरिका को स्टार्टिंग से ही पता था कि हम ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं, तो भाई हम ही बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे इसमें। प्रेसिडेंट ट्रंप सबको नीचा दिखाते हैं, जैसे कि सबको, नाटो वाले को, किसी को भी ये नीचा दिखाते ही है हमेशा। इसका क्या रीज़न है, क्या बताएंगे कुछ आप? जैसे मैंने बोला, वो मुंहफट आदमी है वो वो कुछ स्टाइल के होते हैं ना, प्रेसिडेंट और लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स कुछ स्टाइल के होते हैं। जैसे आप कुछ प्रेसिडेंट्स को देखो, जैसे फिनिश प्रेसिडेंट का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ ये सब देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा जॉली मूड का, हंसमुख आदमी, आपको देख के नहीं लगेगा कि ये प्रेसिडेंट है एक बहुत ही रईस यूरोपियन देश का। उन्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता। उधर ही कॉन्ट्रास्ट में आप मोदी जी को देख लीजिए, एकदम सीरियस, हंसी मजाक चलता है, लेकिन भाई अपने काम पे एकदम सीरियस, कुछ फालतू बात नहीं। इधर हग डिप्लोमेसी जो कॉइन किया था किसी डिप्लोमेट ने, टर्म मैं भूल रहा हूँ, जो भी है, तो उनका हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। ट्रम्प को पता है कि वो दुनिया के नंबर 1 सुपर पावर का लीडर है, तो वो उसी हिसाब से बिहेव करता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मेंटल स्टेट भी दर्शाता है, जो कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कहीं ना ही किसी क्रिटिक से, ना ही किसी बंदे से, ना ही मैंने किसी थर्ड सोर्स से कंफर्म किया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब से उस आदमी के कान से गोली छू के गई है ना, उस आदमी को लगने लग गया है कि भाई साक्षात ऊपर वाले ने ही अपना हाथ दे रखा है मेरे सिर पे, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया है उसको, उसे लगने लगा है कि भाई या तो मैं ही हूँ वरना कोई भी नहीं है। वो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ ईदर वेरी लकी और चोजन बाय गॉड, तो इसलिए उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया है सुपीरियॉरिटी का इस वजह से। और थर्ड क्वेश्चन जो है कि अमेरिका ये इसलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि इसका डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री और लार्ज हो, सारी कंट्रियाँ और भी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट उससे खरीदे। ये हर जगह जो अटैक करे जा रहा है उसका ये रीज़न तो नहीं है कि अपना डिफेंस इक्विपमेंट, अपना डिफेंस इंडस्ट्री ये बढ़ाना चाह रहा है। ये सब चीज़ देख के सारी कंट्रियाँ और भी बड़े अमाउंट पे वेपन इससे खरीदे, क्या ये रीज़न तो नहीं है ये सब करने का? जब तक मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अमेरिका को वहाँ पर कोई बेसिस नहीं देगा। तो ये बात आपने बहुत ही अच्छी पकड़ी है। अगर कल को मिडल ईस्ट में, जीसीसी में, जिसे हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, वेस्ट एशिया में शांति आ जाए, तो कतर, ओमान, टर्की, इराक़, इज़राइल भी, बहरीन, ये सब, यूएई, ये सब जगह क्या अमरीका को बेसिस देंगी? आज की डेट में इन सारे देशों में मिसाइल पड़ रहे हैं ईरानी,
यानी एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश को बम मार रहा है, वो इसी वजह से मार रहा है क्योंकि वहाँ पर अमरीकी बेस हैं। अगर वहाँ पर शांति हो गई तो वो बेसिस क्यों देंगे, वो भी बोलेंगे हमारे मुल्क में क्या कर रहे हो आप, जाओ यहाँ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक उनकी इकॉनमी की बात है, हाँ बिल्कुल वॉर इकॉनमी है उनकी, बहुत पैसा छापते हैं ये लोग जंग से। स्पेशली लॉकहीड मार्टिन का अगर हम एग्जांपल दें, उनकी एक बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चर है, जेट बनाता है F-35। अब मैं जेट का ही, फाइटर जेट का ही एग्जांपल लूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जो कि कोई भी मिलिट्री यूज़ करती है दुनिया में। हर नेटो देश ने अपनी इकॉनमी के हिसाब से 40, 60, 70, 80, 100 ऐसे जेट अलग अलग वेरिएंट में, अलग अलग कन्फिगरेशन, चाहे वो A कन्फिगरेशन हो F-35 की, B या C, अपने अपने हिसाब से मंगाए हैं। इजराइल ने भी कई मंगाए हैं। इस जेट की पर यूनिट कॉस्ट आप मानेंगे $85 मिलियन पर यूनिट। और ये सिर्फ जेट का कॉस्ट है, उसमें वेपन्स इंटीग्रेशन, उसका मेंटेनेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें स्टेल्थ कोटिंग लगती है, उसमें सर्विस आवर्स होते हैं हर इंजन के, जेट इंजन के, या 5 घंटा 10 घंटा 5000 घंटा 10,000 घंटा ऐसे उड़ाओगे, उसके 10,000 घंटा तो नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आप उड़ाओगे, उसके बाद आपको सर्विस करनी पड़ेगी उस इंजन की। इस सब को मिला के पर यूनिट आपको कुछ 300 से 400 मिलियन डॉलर पड़ता है एक जेट का खर्चा। तो आप सोच सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा वो पैसे बना रहे हैं इस पूरे इंडस्ट्री से। तो हाँ, अगर शांति हो गई कल को दुनिया में, तो भाई बेबी डायपर से तो इतना पैसा नहीं बन पाएगा ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।